नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किए जाने का दावा किया है। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में परमाणु बम को लेकर होड़ शुरू हो गई है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 2 सप्ताह में परमाणु बम बना लेगा। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, पहले से मजबूत हुआ है और जब वो चाहेगा तब परमाणु बम बना लेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता है। तो ईरान ने बनाया परमाणु बम। अचानक ईरान के तेवर क्यों हो गए हैं सख्त, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप ने अब चीन को दी परमाणु बम की धमकी। कहा, जब तक मैं राष्ट्रपति, चीन नहीं करेगा ताइवान पर हमला। हमारे परमाणु बम 150 बार मिटा सकते हैं धरती। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे सेना प्रमुख का हाथ। शेख हसीना के करीब का खुलासा। अमेरिका की जेब में चले गए बांग्लादेश के आर्मी चीफ। अफगानिस्तान ने बढ़ा दी पाकिस्तान की परेशानी। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा आया सामने। पाकिस्तान की आधी जमीन पर कर दिया दावा। और चलते चलते में देखेंगे 60 लाख साल पुरानी हवा को कैसे वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा। परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। बड़ी साजिश रचने की कोशिश में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में भूकंप के तेज झटके। 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, 7 की गई जान, 200 से ज्यादा घायल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी। गजा पर करते रहेंगे हमले, नहीं लेंगे अमेरिका से इजाजत। हमास ने 3 बंधुकों के शव लौटाए। डोनाल्ड ट्रंप के हमले की धमकी का नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने दिया जवाब। कहा, इस्लामी कट्टरपंथियों पर अमेरिका के हमले का करेंगे स्वागत, लेकिन नाइजीरिया की संप्रभुता का सम्मान जरूरी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल की आंखों का कांटा बना हुआ है। इसे लेकर इसी साल जून में जंग भी हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया था। ट्रंप का दावा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को हमने तोड़ दिया है, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कर दिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी के दबाव में ना तो पहले बंद हुआ था और ना ही भविष्य में बंद किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पूर्व वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मोहम्मद जवाद लारिजानी ने दावा किया है कि ईरान 2 सप्ताह के अंदर परमाणु बम तैयार कर सकता है। उसके अंदर ये क्षमता आ चुकी है, लेकिन फिर भी ईरान इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहा है। लारिजानी ने बताया कि ईरान अगर चाहे तो वो 2 हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से परमाणु बम नहीं बना रहे हैं और ना ही हम इसे बनाना चाहते हैं। इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले से ही इसे लेकर फतवा जारी कर चुके हैं। खामेनेई ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को हराम बताया है। खामेनेई की तरफ से जारी किया गया फतवा ये साबित करता है कि इस्लामी विचारधारा और अहल ए बैत के स्कूल में हिंसा असीमित नहीं। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे थे, ईरान ने उसे पूरी तरह से खारिज कर साफ कर दिया है कि वो जब चाहे तब परमाणु बम बना सकता है। लारिजानी ने जो दावा किया वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के दावे पर मोहर लगा रहा है। ग्रोसी ने यह भी दावा किया था कि न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर तेहरान का तकनीकी ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। ईरान के पास अब भी समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जिसमें लगभग 400 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम शामिल है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर से थोड़ा नीचे है। अगर ईरान को रोका नहीं गया तो वो कभी भी 10 परमाणु बम तैयार कर सकता है। और लारिजानी ने यह साफ कर दिया है कि इसके लिए 2 सप्ताह का समय भी बहुत है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अपनी परमाणु सुविधाओं को पहले से अधिक ताकत के साथ फिर से बनाएंगे। पेजेश्कियन ने कहा, इमारतें और कारखाने तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें फिर से बनाएंगे। हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा ताकत के साथ। तो पेजेश्कियन ने यह भी साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाएगा। ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि उसे परमाणु बम की जरूरत तो नहीं है और ना ही वो इसे बनाएगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम उसकी जरूरत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, दवाइयों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।
हथियारों के लिए नहीं। इसलिए वो किसी के भी दबाव में इसे बंद नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान अपने परमाणु और मिसाइल अधिकारों की रक्षा करेगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पेजेश्कियन ने कहा था कि ईरान कभी आक्रांताओं के सामने नहीं झुकेगा। अगर कोई देश ये समझता है कि ईरान को झुकाया जा सकता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा था कि उनका देश अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत यानी मध्यस्थों के जरिए बातचीत के लिए तैयार है। हम कभी अपने मिसाइल कार्यक्रम पे बातचीत नहीं करेंगे। कोई भी समझदार देश अपने बचाव के साधन नहीं छोड़ेगा। हम यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेंगे और ईरान न्याय संगत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हमें अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। ये तो जानते ही हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जून महीने में ईरान की कई परमाणु साइटों पर हमले किए थे। अमेरिका का कहना था कि ये साइटें परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों से जवाब दिया था, जिसमें 32 से ज्यादा इजरायलियों की जान गई थी और 3000 से ज्यादा घायल हुए थे। अब बात अमेरिका की चीन को दी गई धमकी की। चीन और ताइवान के बीच में तनातनी तो लंबे वक्त से चली आ रही है। चर्चाएं यहां तक हो रही हैं कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला करेगा। इसके लिए वो अपनी सेना को लगातार मजबूत बना रहा है, ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कम से कम 2029 तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो शी जिनपिंग जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। उन्होंने हमारी मुलाकात में इस पर बात नहीं की क्योंकि वो नतीजे जानते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं तब तक चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने इसके साथ चीन को परमाणु बम की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारियां तेज कर चुका है। ब्रिटिश डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज ने दावा किया है कि रूस ताइवान पर एयरबोर्न अटैक के लिए चीनी पैराट्रूपर्स को टैंक, हथियार व तकनीक मुहैया करा रहा है। रूसी ने 800 पन्नों के लीक दस्तावेज के हवाले से ये खुलासा किया है। इन दस्तावेजों के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीएलए को 2027 तक ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। तो दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि उनके राष्ट्रपति रहते चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ऐसे में जब ट्रंप से सवाल किया गया कि अगर उनका दावा गलत निकलता है और चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं अभी अपनी योजना नहीं बताऊंगा, लेकिन चीन जानता है कि मेरी योजना क्या है। अब अगली खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। एक साल पहले बांग्लादेश में छात्रों ने क्रांति कर दी थी, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। उम्मीद थी कि यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार देश में राजनीतिक स्थिरता लेकर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश के मीडिया में ही हाल ही में सैन्य तख्ता पलट की अफवाहें उड़ती रहीं और इस बीच बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे शेख हसीना ये बात लगातार कहती रही हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ जो बगावत हुई उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, और अब खबर आ रही है कि अमेरिका के साथ ही शेख हसीना के सबसे करीबी माने जाने वाले बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार उज जमा भी तख्ता पलट में शामिल थे। शेख हसीना की सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमा खान कमाल ने दावा किया कि बगावत की पूरी योजना अमेरिकी एजेंसी CIA ने तैयार की थी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा CIA की जेब में थे। हमें इसके बारे में बहुत बाद में खबर मिली। उसके बाद तख्ता पलट हो चुका था। जमा खान हसीना के रिश्तेदार हैं, इसके बावजूद उन्होंने हसीना के साथ धोखा किया। हमारी प्रमुख रक्षा खुफिया एजेंसी या किसी दूसरी संस्था ने शेख हसीना को यह चेतावनी नहीं दी कि वकार ने उन्हें धोखा देने का फैसला किया है। शायद वो भी साजिश में शामिल होंगे, क्योंकि सेना प्रमुख खुद प्रमुख साजिश करता थे। ऐसे में आखिरी वक्त तक हसीना को इसका पता नहीं चला। कमाल ने यह भी बताया कि शेख हसीना को हटाने के पीछे 2 बड़े कारण थे।
पहला, अमेरिका बांग्लादेश में एक कमजोर सत्ता चाहता था। शेख हसीना मजबूत लीडर थी, ऐसे में वो बांग्लादेश के हित में काम कर रही थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि वो उनके हित में काम करे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था सेंट मार्टिन द्वीप। ये टेकनॉफ से 9 किलोमीटर दक्षिण और म्यांमार से 8 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। ये हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका यहाँ अपना सैन्य बेस बनाना चाहता था, इसके लिए वो लगातार दबाव बना रहा था। हसीना खुद ये कह चुकी हैं कि अगर वो ये द्वीप अमेरिकियों को सौंप देती तो वो बिना किसी समस्या के सत्ता में बनी रह सकती थी, लेकिन जब अपने ही धोखा दें तो फिर दुश्मन इसका फायदा उठाता ही है, और ऐसा ही शेख हसीना के साथ भी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव की। अफगानिस्तान को अपने काबू में लाने की पाकिस्तान की कोशिश लगातार नाकाम साबित हो रही है। दोनों के बीच जंग भी हो चुकी है, लेकिन तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान को सीज फायर करना पड़ा और अब तालिबान ने पाकिस्तान की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में एक नक्शा सामने आया है। ये नक्शा ग्रेटर अफगानिस्तान का है। अगर ये हकीकत बनता है तो आधा पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान सहित कई पाकिस्तानी प्रांतों को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नक्शे का सामने आना इसलिए एक अलग तरह के युद्ध के शुरू होने का संकेत है। अगर ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना सच होता है तो पाकिस्तान का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा और उसकी आधे से ज्यादा जमीन अफगानिस्तान के पास चली जाएगी। दरअसल ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान का सपना अफगान बहुत पहले से देखते रहे हैं, और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा डूरंड लाइन को कभी मंजूरी नहीं दी। डूरंड लाइन को अंग्रेजों ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत को विभाजित करने के लिए खींचा था, लेकिन अफगानों ने हमेशा से डूरंड लाइन का विरोध किया है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच हुए पिछले महीने के संघर्ष में भी डूरंड लाइन विवाद ही शामिल था। कतर और तुर्की ने फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष विराम करवा रखा है, जिसके कभी भी टूटने का डर है। और इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र से होते हुए अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में आ रहे हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मांग करता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना किया जाए। इसी तरह काबुल के प्रतिनिधियों ने इस्तांबुल में बातचीत के दौरान मांग की थी कि इस्लामाबाद ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ ना हो। हालांकि तमाम कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से टकराव बढ़ रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी ही दोनों के बीच चल रहा सीज फायर टूट सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 6 मिलियन साल पुरानी हवा की। जरा सोचिए कि आप 60 लाख साल पुरानी हवा में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, उस दौर की हवा जब इंसान धरती पर ही नहीं थे। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि अंटार्कटिका की बर्फीली गहराइयों से निकली एक दुर्लभ खोज है। अमेरिका के वुड्स होल ओशियन ग्राफिक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सारा सेकल्टन और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उन्होंने अंटार्कटिका के अलान हिल्स इलाके से बर्फ के 3 आइस कोर निकाले। इनमें से सबसे गहरा हिस्सा 206 मीटर नीचे था और उसमें कैद थी हमारी पृथ्वी के पुराने एटमॉस्फेयर की हवा। वैज्ञानिकों के लिए ये आइस कोर धरती के इतिहास की एक खुली किताब है। बर्फ की परतों में फंसी हवा, धूल और गैसें बताती हैं कि लाखों साल पहले हमारी धरती का मिजाज कैसा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस 6 मिलियन साल पुरानी हवा के अध्ययन से पता चला कि उस समय अंटार्कटिका आज से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। यह संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि धीमी गति से हुआ था। ये खोज हमारी कल्पना से भी दोगुनी पुरानी निकली, क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 3 मिलियन साल पुरानी बर्फ मिलेगी। अब वो इस ब्लू आइस में कैद सूक्ष्म हवा के बुलबुलों की जांच कर रहे हैं ताकि पता चले कि उस दौर में ग्रीन हाउस गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या था। ये डेटा भविष्य के लिए एक सटीक नक्शा बना सकता है। ये हमें दिखाएगा कि प्राकृतिक रूप से तापमान कितनी धीमी गति से बदलता था और आज मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। इन हवा के बुलबुलों में शायद वो रहस्य छिपा है जो आने वाले सदी में जलवायु संकट से निपटने की दिशा तय करेगा। तो है ना ये एक दिलचस्प जानकारी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।